4 कार्बन और इसके यौगिक लेंगे हम। अध्याय 3 पिछली कक्षा में खत्म हो गया था हमारा। कार्बन में आबंधन, बच्चों इसमें हमें कार्बन के बारे में जानकारी हासिल करनी है इस अध्याय में। तो कार्बन में आबंधन कौन सा आबंधन है? सहसंयोजी आबंध। पिछले अध्याय 3 में बच्चों हमने पढ़ा था आयनिक आबंधन के बारे में। वहां हमने जाना था कि प्रत्येक परमाणु की प्रकृति होती है क्या, कि वो अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर ले। और ऐसा उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या है? ध्यान है ना आपको? यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी कर ले? 8 कर ले, तो वो स्थायित्व की अवस्था उसके लिए हो जाती है। अब जो यौगिक आयनिक आबंधन बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं, वो तो अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दूसरे परमाणु से या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जब हमने पिछले अध्याय में आयनिक आबंधन पढ़ा था तो हमने NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसा होता है, किस प्रकार होता है, किस प्रकार ये दोनों परमाणु अपने अष्टक पूरा करते हैं, ये सारी बात हमने कर ली थी। अब इस अध्याय में चूंकि हमें कार्बन के बारे में बच्चों जानकारी हासिल करनी है तो हम कार्बन की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कार्बन में क्या होता है। कार्बन का प्रतीक बच्चों C है, हम सभी जानते हैं। परमाणु क्रमांक इसका हो जाता है 6। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की यदि बात करेंगे तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बनाने के लिए पहले कोश में 2 और दूसरे में कितने आएंगे? 4। तो बाह्यतम कोश में अभी जो स्थिति है, करंट स्थिति कह रही है 4 इलेक्ट्रॉन, और हम बात कर रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन यानी +4 इलेक्ट्रॉन की इसे और आवश्यकता है। अब क्या कर सकता है? 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये हो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे परमाणु से ग्रहण कर ले और क्या बन जाए? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर ले। तो पहला काम ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो कौन सा आवेश आता है? ऋण आवेश। वेरी गुड। C के ऊपर हो जाएगा -4, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋण आवेश आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उतना ही ऋण आवेश हो जाएगा, यानी -4, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए हैं 4। अब यदि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर लेता है, तो अगर इसके हम प्रोटॉन की बात करें बच्चों, जो प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन की संख्या है 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 6। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो कि पहले 6 ही थे, लेकिन अब बढ़ जाएंगे संख्या में। कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 6 तो थे ही, प्लस इसने कितने ग्रहण कर लिए बच्चों? देखिए 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए, तो 6 में 4 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब नाभिक में प्रोटॉन तो है 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10, जबकि सामान्य स्थिति में जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है बच्चों की, नाभिक जिसमें प्रोटॉन तो रह गए बहुत कम और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई बहुत ज्यादा। तो ये बात जचती नहीं है। अब दूसरा काम क्या कर सकता है ये? तो ये वाला तो कंसिडरेशन रहा ही नहीं, ऐसा वो नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो है असुविधाजनक स्थिति हो जाती है। दूसरा काम वो क्या कर सकता है? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जो इसकी स्थिति को उत्कृष्ट गैस नहीं बनने दे रहे, इनको भी वो त्याग दे। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हमेशा धन आवेश आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं धन आवेश उतना ही होता है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो बच्चों धन आवेश भी कितना आ जाएगा? C के ऊपर +4।
अब अगर ये स्थिति हो जाती है तो अब देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी रह गई, 6 ही, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता इलेक्ट्रॉन लेने या देते समय। इलेक्ट्रॉन की यदि स्थिति देखिए, 6 तो पहले से ही थे और 4 इसने त्याग दिए, यानी -4, तो अब कितने रह गए बच्चों, केवल 2। अब आप याद कीजिए, ध्यान कीजिए वो बात, हमने ये आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि जब भी हमें बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। अब आप देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमें कितने निकालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने हैं। तो इस काम के लिए बच्चों हमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जो सामान्यतः संभव आसानी से नहीं हो पाता। तो बच्चों हम कार्बन की चर्चा में ये बात देख रहे हैं आसानी से कि ना तो इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आसानी से उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो सकता है और ना ही इसको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या करता है बच्चों कार्बन, कार्बन अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता है, कार्बन या तो अपने ही अन्य परमाणुओं के साथ या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, किसके साथ, या तो कार्बन कार्बन के साथ ही या कार्बन कार्बन के अलावा अन्य तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और अणुओं का निर्माण करता है। तो ऐसे आबंधन जो इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। पुनः सुने, ऐसे बंध जो बाह्यतम कोश, जिसे हम संयोजकता कोश भी कहते हैं, तो ऐसे बंध जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आइए जानते हैं साझा क्या है। सबसे पहले बच्चों अगर हम एक सिंपल साधारण सा उदाहरण लें, किसका, हाइड्रोजन अणु। हाइड्रोजन अणु का निर्माण जब होता है बच्चों तो इस अणु में कौन सा आबंधन उपस्थित है, सहसंयोजी आबंध या सहसंयोजी बंध, एक ही बात है आबंध या बंध। तो हाइड्रोजन अणु में उपस्थित है हमारा सहसंयोजी बंध। कैसे, हाइड्रोजन प्रतीक है H, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, हाइड्रोजन के पास केवल 1, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1। अब जब भी हम बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे बच्चों, हम हमेशा सहसंयोजी बंध की बात करते समय बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की चर्चा ही करेंगे। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो बच्चों हम गोले का प्रयोग कर सकते हैं या हम क्रॉस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, या हमें और ज्यादा हमारे तत्वों को प्रदर्शित करना है तो एक बार इस तरह से काला गोला हम प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आप, हाइड्रोजन में हमें दर्शाना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ हम क्रॉस के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर देते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों 2, तब वो व्यवस्था क्या मानी जाएगी, स्थायित्व की मानी जाएगी। तो ये हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन की बात करते हैं और उसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन।
अब ये जो कि दूसरा परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉन हम दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए हम इसको गोले से दर्शा देते हैं। बात समझ में आ रही है? अणु का निर्माण कब होगा बच्चों? जब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं पहले हाइड्रोजन के परमाणु की, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है केवल 1 और हमने उसे क्रॉस के द्वारा दर्शाया है। इसी प्रकार दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का हमने लिया है, जिसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को हमने गोले के द्वारा दर्शाया है। अब दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो लेने देने से तो पार पड़ने वाली है नहीं। अब ये क्या करते हैं बच्चों, इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर खिसक जाता है और इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। खिसकते इस हिसाब से हैं कि दोनों परमाणुओं के मध्य में ये इलेक्ट्रॉन आ जाए। कैसे? ये हाइड्रोजन, ये इसका गोला हो गया बच्चों। ये दूसरा हाइड्रोजन। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन था खिसक करके बच्चों, ये यहां आ गया है, इसकी तुलना में थोड़ा सा दूर खिसक गया। और इसी प्रकार थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आए। और इस दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके पास न रहकर कहाँ आ जाते हैं बच्चों? मध्य में आ जाते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच में। और अब क्या होता है, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन बीच में किया और दोनों का अब इसे कहते हैं अपन साझा। यानी इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर इसका अधिकार भी रहेगा और इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणु समान अधिकार रख पाएंगे। इसे हम, यानी दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और साझा किया। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो बच्चों उसे हम एकल बंध, यानी एक रेखा खींच करके दोनों परमाणुओं के बीच में प्रदर्शित करते हैं। ये रेखा कब खींची जाएगी और इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एकल सह संयोजक बंध। और कब बनता है ये? दोनों परमाणुओं द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। तो आपको साझा समझ में आया बच्चों? दोनों की जरूरत पूरी हो जाए, इसके पास भी अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका स्वयं का था और एक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का ये गिना जा रहा है। इसी प्रकार सेम बात इस परमाणु के साथ भी है। एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है जिसे हमने गोले से दर्शाया और दूसरा इस परमाणु का इलेक्ट्रॉन है जिसे इसकी संपत्ति भी माना जा रहा है। तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, स्थायित्व की स्थिति पहुंच चुकी है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो चुका है। सरल सी बात थी, बना लें इसको, उसके बाद हम और उदाहरणों के द्वारा इसको समझेंगे। चलिए, हो गया।
इस प्रकार की जो संरचना है बच्चों, उसे एक नाम दिया जाता है और वो नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये जो हम तत्व के प्रतीक लिखकर गोले बनाकर इलेक्ट्रॉन दर्शा रहे हैं, वो संरचना कहलाती है बच्चों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। परीक्षा में आपसे जो पूछा जा सकता है वो किसी भी अणु, अधिकतर जो हमारे कोर्स में हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपसे बनाने के लिए पूछी जा सकती है। तो जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए कहा जाएगा तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। दूसरा उदाहरण बच्चों हम आपके लिए लेते हैं क्लोरीन अणु का निर्माण। तो यानी क्लोरीन अणु की बिंदु संरचना हम बनाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 2। आपने एक बात और नोट की बच्चों, जहां हम आयनिक आबंधन में आवेश आ जाता था, परमाणुओं के ऊपर क्या आ जाता था, आवेश आ जाता था और वो आयन में परिवर्तित हो जाते थे। यहाँ क्या आपको कोई आयन नजर आ रहा है? बताइए, कोई आयन का निर्माण हुआ? बिल्कुल नहीं। तो इसमें आवेश होता ही नहीं। क्लोरीन अणु का निर्माण किस प्रकार होगा बात करते हैं हम, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक।
प्रतीक देखिए आप Cl। परमाणु संख्या जो है इसकी वो है 17, यानी प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यदि देखें, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, 2 और 8 10, रह गए कितने 7, तो तीसरे कोश में हो गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन। अब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, केवल हम इसकी बात करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को या एक इलेक्ट्रॉन ले ले। बताइए कौन सा काम आसान होगा, बताइए। बिल्कुल सही, एक इलेक्ट्रॉन ले लेना बिल्कुल आसान होगा। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, क्लोरीन अणु का निर्माण करना है, यानी एक और क्लोरीन परमाणु इसके पास आता है। ये तो है हमारा पहला क्लोरीन परमाणु, जिसके इलेक्ट्रॉन हम गोले के द्वारा दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और कौन सा 7। ये है आपका इधर दूसरा क्लोरीन परमाणु, क्योंकि 2 क्लोरीन परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, क्लोरीन अणु का निर्माण करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनों में भी बच्चों वही विन्यास है 7। इसके इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस के द्वारा दर्शा देते हैं ताकि हमें दोनों में भिन्नता आसानी से समझ में आए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये इसका 7वां इलेक्ट्रॉन। दोनों को आवश्यकता है बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन लेने देने से यहाँ पार नहीं पड़ने वाली है। क्या करेंगे, ये दोनों अपनी समस्या को सुलझाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। कैसे, ये हमारा Cl का परमाणु, ये हमारा दूसरा Cl का परमाणु। इसके इलेक्ट्रॉनों में से इन 6 इलेक्ट्रॉन को यहां हमने दर्शा दिया, लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन जिसे साझा करना है वो थोड़ा सा इससे दूर खिसक जाता है और दोनों के बीच में आने का प्रयास करता है। इसी प्रकार वही कहानी इस परमाणु के साथ भी होती है। 6 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं छेड़ रहे हैं, लेकिन जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में आ जाता है, कुछ इस प्रकार जैसा हाइड्रोजन में भी हमने देखा था। दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु की संपत्ति माने जाते हैं, यानी दोनों में गिने जाएंगे। 7 इसके खुद के थे और 8वां ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन भी इसका मान लिया जाएगा। और यही बात इस क्लोरीन परमाणु के साथ है, 7 इसके क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन थे और 8वां ये गोले वाला इलेक्ट्रॉन इसका माना जाएगा। तो जब दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन पास पास लाते हैं और दोनों का अधिकार दोनों पर समान होता है, उसे हम सहसंयोजक बंध और बनने वाला बंध एकल बंध, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। Cl सिंगल बॉन्ड, इसको एकल बंध Cl, यानी कौन सा अणु हो गया, ये Cl2 अणु का निर्माण हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना इस प्रकार प्रदर्शित की जाएगी। बना ले। तीसरा उदाहरण लेंगे बच्चों, इसके बाद हम पहले हम कार्बन के अलावा अन्य तत्वों की बात कर रहे हैं और सहसंयोजी आबंध को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम कार्बन पर आएंगे। अभी तक हमने जो दोनों उदाहरण पढ़े हैं, उन दोनों में दोनों परमाणु जो सहसंयोजी आबंध बना रहे हैं दोनों समान हैं। अब हम एक ऐसा उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं जिसमें 2 प्रकार के तत्व हैं। तो हम उदाहरण ले लेते हैं जल के अणु का, जल अणु का निर्माण। थोड़ा फुर्ती से बनाएं बच्चों। क्लोरीन परमाणु संरचना 17, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य में आ जाता है, बाकी शेष अनचेंज्ड, बाकी शेष इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए चले आगे बच्चों। जल H2O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हमें इसके अंदर नजर आ रहे हैं।
हाइड्रोजन के परमाणु है 2 जबकि ऑक्सीजन का परमाणु है 1। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की बात करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1 तो इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है 1, जबकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 8 तो इसका विन्यास है 2 और 6। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यानी इसको आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की। किस प्रकार करेगा ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति, जरा देखिए। इसे 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यकता है बच्चों और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके परमाणुओं की संख्या H2O निर्माण के लिए कितनी है 2। यहाँ बीच में हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु और यहाँ हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, इनको हम क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं बच्चों, और इस हाइड्रोजन को भी हम क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं 1-1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में है 6, इसको हम गोले के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। छोटे छोटे गोले बना लेंगे क्योंकि इसका खुद का भी एक गोला है तो आप उससे कंफ्यूज होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, कितने हो गए 6। 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बीच में खिसकेगा और इसका ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बीच में खिसकेगा, तो हम यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनीय बिंदु सूत्र किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ऑक्सीजन बड़ा परमाणु है और हाइड्रोजन उसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा परमाणु है, और इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ये बीच में खिसक के आ गया और इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ये बीच में खिसक के आ गया, नजर आ रहा होगा आपको आराम से। और ऑक्सीजन के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये भी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन से दूर खिसक चुके हैं। गोले बिल्कुल आप सही बना सकते हैं। यहाँ ये ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा सा खिसक गया है। गोलाई पूरी आ जानी चाहिए बच्चों। अब देखिए, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक बंध का साझा कर लेते हैं, जिससे क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास अब संख्या हो गई इलेक्ट्रॉन की 2, तो इसकी आवश्यकता 2 इलेक्ट्रॉन की पूरी हो गई। इधर बात करें, वही बात है, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इसका खुद का और एक ऑक्सीजन का, तो इसकी आवश्यकता तो पूरी हो गई। अब ऑक्सीजन वो क्या करेगा, उसकी भी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। 2 और 2 4 तो इसके खुद के हो गए बच्चों, और 2 ये 6 इसकी संपत्ति हो गए, और 2 ये 8, तो कुल मिला के इसके पास हो गए अब 8, क्योंकि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा, और एक ऑक्सीजन और दूसरे हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाने से जल के अणु का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार जल के अणु की इलेक्ट्रॉनीय बिंदु संरचना प्रदर्शित करने के लिए की जाएगी, तो हम इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। 2 एकल बंध है बच्चों, ऑक्सीजन मध्य में और दोनों हाइड्रोजन किनारे। फुर्ती से आप इसको बनाएं। उसके बाद हम यहां बात करेंगे बच्चों एक उदाहरण नंबर 4 की, जिसमें हम अमोनिया के बारे में, आप चाहें तो स्वयं से अभ्यास कर सकते हैं और नहीं तो शॉर्ट में फटाफट में हम इसकी बात कर लेते हैं। अमोनिया का सूत्र है बच्चों NH3। NH3 एक तत्व नाइट्रोजन और 3 परमाणु हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का विन्यास 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि नाइट्रोजन का है यहाँ पर, इसका परमाणु क्रमांक है 7। अब इस स्टेज पर हम ये मानकर चलते हैं कि आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या के तत्वों के नाम और प्रतीक ध्यान होने चाहिए। परमाणु क्रमांक 7 पर है हमारा नाइट्रोजन। विन्यास लिखेंगे 2 और 5, यानी बाह्यतम कोश में है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन।
ये आप बना चुके हो। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बीच में रह गए और एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में इधर खिसक गया हाइड्रोजन के पास में, और एक एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में, 2 एकल बंध हाइड्रोजन के साथ में जल का अणु निर्माण हो गया। तो इधर ध्यान देंगे हम थोड़ा सा बच्चों। नाइट्रोजन बीच में रहेगा क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और उन 3 इलेक्ट्रॉन को ये कहां से लेगा, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से। कुछ बच्चों को ये एक थोड़ा चित्र जो है वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। यहां देखिए नाइट्रोजन के पास कितने हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन हमें दर्शाने हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि साझा करेगा, वही हम इसको गोले से दर्शा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां खिसक के आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां खिसक कर आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां खिसक करके आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास है एक एक इलेक्ट्रॉन जिनको हम क्रॉस के द्वारा बता रहे हैं, और ये इधर खिसक के आ गया, इधर से आप देखिए ये इधर खिसक के आ गया और इधर जो है इधर खिसक के आ गया, क्योंकि इन्हें बंध बनाना है। तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन के साथ करता है, जिससे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध बन जाता है। दूसरा साझा इस हाइड्रोजन के साथ करता है, तो यानी ये एकल बंध बन जाता है, और तीसरा साझा जो है वो ये इस प्रकार तीसरे हाइड्रोजन के साथ करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन 3 एकल बंध बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के यहाँ बीच में इधर साइड में आ गए बच्चों, बंध बनाने के लिए रह गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके यहाँ। इस प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इसकी बात पूरी हो गई 8 इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ तीनों हाइड्रोजन के पास अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इस प्रकार सबकी आवश्यकताएं पूरी हो गई, और हम यहाँ देखते हैं ये अमोनिया अणु हमारे लिए तैयार हो गया। तो ये है आपकी अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अभी तक बच्चों हमने सारी बात की है जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। देखिए आप कितनी जल्दी से बना पाएंगे इसको। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, क्या सहसंयोजी आबंध एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे तक ही सीमित है? नहीं, अगर जरूरत है तत्वों की तो परमाणु में 2-2 या 3-3 इलेक्ट्रॉनों का भी साझा कर सकते हैं। कैसे, ये जानेंगे हम अगले उदाहरण में। उदाहरण नंबर 5 ले लेते हैं। हम बात करते हैं ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ऑक्सीजन का सूत्र है बच्चों O2। कैसे बनेगा? जब 2 परमाणु हमारे पास किसके होंगे? ऑक्सीजन के। पहले हम बात कर चुके हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, 2 और 6। इसका भी 2 और 6, दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन है। आवश्यकता है इन्हें 2-2 और इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे करेंगे ये अपनी आवश्यकता पूरी, जरा हम देखें। ये ऑक्सीजन का परमाणु है बच्चों हमारे पास, और ये हमारे पास है दूसरे ऑक्सीजन का परमाणु। यहाँ हम दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से दर्शा देंगे। 6-6 इलेक्ट्रॉन हमें दर्शाने हैं, 2 ये और 2 यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम इसके दर्शा देते हैं 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। अब 6-6 इलेक्ट्रॉन है, 8-8 करने हैं। क्या करते हैं बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन खिसक करके जरा यहाँ आ जाते हैं, और इसी प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन खिसक करके बीच में आ जाते हैं दोनों परमाणुओं के। अब यहाँ देखिए ऊपर के ये 2, एक गोले वाला एक क्रॉस वाला, ये सहसंयोजी बंध बनाने के लिए साझा कर लेता है, और नीचे के ये एक गोले वाला और एक क्रॉस वाला दोनों दूसरे इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है बच्चों। तो यहाँ इसके पास 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 पूरा हो गया अष्टक। और यही बात यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन की भी है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में चूंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। एक हम ऊपर देख रहे हैं और दूसरा हम नीचे देख रहे हैं। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे हम 2 समानांतर लाइन खींच करके व्यक्त करते हैं, और इसे हम कहते हैं द्विबंध।
कब बनता है? दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये बनता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, न सिर्फ एकल बंध बल्कि सहसंयोजी आबंध द्विबंध के द्वारा भी बन सकता है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण के द्वारा बच्चों त्रिबंध बनना भी देख सकते हैं। इसके लिए हम उदाहरण आपको बताते हैं नाइट्रोजन अणु का। उदाहरण अनलिमिटेड है बच्चों, आप स्वतः भी अभ्यास कर सकते हैं। फटाफट से हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु N2 यानी दो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में बंध बनाएंगे। विन्यास की बात हम कर चुके थे, 2 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन की दोनों को आवश्यकता है बच्चों। पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, कुछ इस प्रकार, जरा हम फुर्ती में बना रहे हैं इन चित्रों को। 5 इलेक्ट्रॉन आपको प्रदर्शित करने हैं बच्चों, 3 की आवश्यकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो बीच में आ जाते हैं बंध बनाने के लिए, साझा करने के लिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ रह जाते हैं। इसी प्रकार बिल्कुल वही बात दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी होती है, जिसके इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किए। यहाँ 2 और ये 6, 8 हो जाते हैं दोनों के पास। दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का साझा है? 3 साझा है, इसलिए इसे हम त्रिबंध कहते हैं। और ये कब बनता है? जब हम 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ये त्रिबंध का निर्माण होता है। फटाफट से बनाएं आप। अब जो मेन हमारा तत्व था कार्बन, उसकी बात अब हमें करनी है लास्ट में, क्या कार्बन भी सहसंयोजी बंध बनाता? तो हम आज के लिए 7वां उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, मीथेन अणु का निर्माण। कार्बन का ये सबसे सरल यौगिक है बच्चों, और इसका उपयोग सबसे ज्यादा ईंधन के रूप में होता है, क्योंकि ये हमारी जैव गैस और CNG जानते हैं ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है और सबसे सरल यौगिक है। ये सूत्र है इसका CH4। ये भी सहसंयोजी आबंध बनाता है अपना 4 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए। कार्बन में 2 और 4 इसका विन्यास है। यहां बनाएंगे बच्चों हम 4 हाइड्रोजन के परमाणु, क्योंकि कितने हैं सूत्र में? 4 हाइड्रोजन के परमाणु। थोड़ा सा इसको हमें यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा। एक हम ऊपर की तरफ बना देंगे, एक दाएं, एक बाएं और एक नीचे, कुछ इस प्रकार। इसको थोड़ा सा आप बीच में लिखिए, समझ रहे हैं? कार्बन के हमें दर्शाने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्रॉस की बात करते हैं बच्चों, और इसको चारों से साझा करना पड़ेगा, क्योंकि इसे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। एक इलेक्ट्रॉन कुछ ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम गोले द्वारा दर्शा देते हैं। इस प्रकार आप देखिए, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, जबकि कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर चुका है। इसको हम इस प्रकार, तो ये है आपकी कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस प्रकार प्रदर्शित होगी बच्चों। कार्बन के पास 4 सहसंयोजी बंध बन चुके हैं। तो हम जो बात समझना चाह रहे थे कि कार्बन में कौन सा आबंध है, सहसंयोजी आबंध है, कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के साझे से बना। ये आबंध बच्चों बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है, और जिन यौगिकों में ये पाया जाता है उसे हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। विद्युत के कुछ चालक होते हैं ये यौगिक, और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। कक्षा का समय समाप्त हुआ जा रहा है, फटाफट से आप बना लें। कार्बन मध्य में 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके कार्बन अपना अष्टक पूरा कर लेता है।
तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।